प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर बताते हैं, मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल डायनेस्टी। इसके अंतर्गत, मुग़ल डायनेस्टी के अंतर्गत जो अध्याय 5 है, वो विषय जो इसमें है मुग़ल साम्राज्य, अध्याय 5। ये इतिहास के अंतर्गत है। इससे पहले हमने आपके लिए ये बताया था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत आपके बारे में क्लियर आ गया होगा कि दिल्ली के सुल्तान को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मुग़ल साम्राज्य। देखिए, मुग़ल शब्द जो आया है वो मंगोलों से आया है। यानी ये जो मुग़ल थे, ये मंगोलों के वंशज थे, मंगोलों के वंशज। और ये तैमूर के वंश, तैमूर वंश से संबंधित रखते थे। यानी जो मुग़ल शासक थे उनके अंतर्गत दो वंशों का खून दौड़ता था। और जो आज मंगोलिया है, जो कंट्री है, ये रूस से जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो मंगोलिया है, वहीं के रहने वाले थे। वैसे पर मध्य एशिया की यूची जाति जो एक कबीले के रूप में घूमते थे, तो वहीं से ये वर्तमान में अफ़गानिस्तान से आए थे ये। और काबुल में ये इनकी जो राजधानी थी वो काबुल, आज भी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो यहाँ से बाबर जो है वो सबसे पहले 1519 ईस्वी में वो भारत के अंतर्गत आया। लेकिन वहाँ पर भारत आने का जो मेन रीज़न था बाबर का, वो मेन रीज़न ये था कि वहाँ पर जो उसके जितने भी परिवार वाले जो तो चाचा ताऊ थे, उन्होंने बाबर को वहाँ पर रहने नहीं दिया। और वहाँ पर उसकी जलवायु जो थी, वहाँ विषम जलवायु थी। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो ईरान के शाह तैमाशर और शासक जो बाबर को वहाँ से भगाना चाहते थे, तो बाबर के पिता की बहुत जल्दी एज में मृत्यु हो गई थी और उसकी माता का भी साया उससे चल गया था। तो इस प्रकार से बाबर को भारत में यहाँ पर बुलाने के लिए इब्राहिम लोदी राणा सांगा, दौलत खां लोदी, आलम खां ने भारत पर बुलाया था। क्योंकि उस समय जो दिल्ली थी, दिल्ली पूरी तरह से केंद्र में थी और सभी जितने भी शासक थे वो दिल्ली को प्राप्त करना चाहते थे। तो इधर इब्राहिम लोदी और बाबर में, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बीच बहुत बड़ा मतभेद था। ये दोनों ही दिल्ली को प्राप्त करना चाहते थे। इधर दौलत खां लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, दौलत खां लोदी यानी ये इनकी सभी की निगाह जो थी वो दिल्ली के ऊपर गड़ी हुई थी। तो जब राणा सांगा की कोई पेश नहीं गई तो उसने अफ़गानिस्तान से काबुल का जो उस समय सम्राट था बाबर को भारत में इनवाइट किया
अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए, यानी दुश्मन राणा सांगा का जो दुश्मन था वो इब्राहिम लोदी था, दौलत खां लोदी। तो इन्होंने बाबर को भारत में इनवाइट किया। बाबर उस समय की परिस्थिति को देखकर और ये इनवाइट का मौका देखकर वो तुरंत ही भारत की ओर अग्रसर हुआ और उसने भारत की यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखा। तो भारत सबसे पहला उसने आक्रमण भैरा पर किया, भैरा, लेकिन ये यहाँ से करके चला गया। इसके बाद बाबर जो इंडिया में वो पूर्ण रूप से 1526 ईस्वी में इंडिया में आया, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर ने अपना डेरा जमा दिया। यानी जो पानीपत है, ये पानीपत हरियाणा में है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बाबर 21 अप्रैल 1526 को 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच हुआ। बाबर ने अपनी सेना को पूरी तरह से बांट दिया था। बाबर अपने दो कुशल निपुण तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां को साथ लेकर काबुल से आया था। और मुस्तफ़ा खां ये उसके कुशल तोपची थे और यहाँ पर उसने पानीपत का मैदान, ये पानीपत का मैदान था उस समय, यहाँ पर अपनी सेना को पूरी तरह से जमा दिया। यहाँ पर बाबर ने ये खाइयाँ खुदवा दी थी, ये रस्सी के लगवा दिए थे पूरी तरह से, और इधर ये यहाँ पर खाइयाँ खुदवा दी थी और यहाँ पर उसकी सेना थी। ये जो बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, और यहाँ पर पूरी तरह से सेना, इधर ये बाबर की सेना थी सेना, और ये इस साइड में जो थी वो इब्राहिम लोदी की सेना थी, इब्राहिम लोदी। ये दोनों में यहाँ पर जो है पानीपत, ये मैंने बताया था हरियाणा में है, भयंकर युद्ध हुआ पानीपत में। दोनों सैनिक जो है बहुत बुरी तरह से लड़े, लेकिन बाबर का पलड़ा जो था वो भारी था और इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। इब्राहिम लोदी को भी उसने जो वो कर दिया तहस नहस करके, और उसको पूरी तरह से शिकस्त दे दी। इस प्रकार से पानीपत का युद्ध था वो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण सहायक हुआ। यानी पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यानी पानीपत का युद्ध जो था वो बाबर के पक्ष में गया, इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। बाबर यहाँ पर, अब बाबर ने पानीपत का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन बाबर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो क्या चुनौती थी कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था, लेकिन राणा सांगा ये समझता था कि बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद भारत से चला जाएगा, लेकिन बाबर भारत से नहीं गया। बाबर यानी भारत की जलवायु बाबर को प्रभावित कर रही थी। यानी यहाँ के जो राजनीतिक कंडीशन थी वो विभेदपूर्ण थी। यानी भारत उस समय राजनीतिक जमघट बना हुआ था, जितने भी राज्य थे वो अनडिसिबिलिटी थे, यानी यहाँ के में यूनिटी नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन था, पार्शलिटी थी, और जिसमें जो राज्य थे वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने चाहते, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अवध, मेवाड़, ये इतने भी जो राज्य थे, गुजरात था, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। तो बाबर ने यहाँ पर एक एक को सबको परास्त कर दिया।
तो इस प्रकार से पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। दूसरा युद्ध जो बाबर ने किया वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है बच्चों, ये खानवा जो है ये उत्तर प्रदेश आगरा के पास में एक जगह है खानवा, जो फतेहपुर सीकरी से कुछ दूर है खानवा, और ये हुआ था 1527 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था और इसमें बाबर प्लस राणा सांगा दोनों के बीच हुआ, जहाँ एक मित्र थे, क्योंकि ऐसा इतिहास बताता है, इतिहास ऐसा साक्षी है कि मित्र का मित्र दुश्मन होता है। तो जहाँ राणा सांगा और बाबर एक मित्र थे और वहीं अब 1527 में वो एक दुश्मन के तौर पर देखे जा रहे थे, और यहाँ पर दोनों के अंतर्गत जितना बुरा वो था एक दूसरे के खिलाफ, तो खानवा के युद्ध में 1527 में वो यहाँ पर आ धमके, और इस युद्ध को, वो युद्ध से पहले ही बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। जिहाद बच्चों, जिहाद का अर्थ होता है धर्म के नाम पर युद्ध लड़ना, यानी धर्म की दुहाई देकर युद्ध कराना, धर्म के नाम पर युद्ध लड़ना, धर्म के नाम पर युद्ध। तो इस प्रकार से बाबर यहाँ भयभीत था, क्योंकि राणा सांगा जितने भी राजपूत सबको उसने अपनी तरफ मिला लिया। बाबर उसने 21 युद्ध लड़े राणा सांगा ने, उसकी एक टांग भी जाती रही थी, राणा सांगा की एक टांग भी मारी हुई थी युद्धों के बारे, लेकिन राणा सांगा बहुत शक्तिशाली था, मेवाड़ का शासक था, और बाबर के सैनिकों में हताहत था, क्योंकि उन्हें को ये मालूम था कि राणा सांगा से नहीं जीत सकते हम। तो बाबर के एक जोशी ने यहाँ पर बाबर की हार का वर्णन कर दिया कि इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर की हार निश्चित है। बाबर के सैनिकों में मातम छा गया और इस प्रकार से उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो बाबर ने वहाँ पर काफ़ी शराब के डीले मंगवाए और उनको तोड़ा और ये कस्में खिलवाईं जिहाद नाम से। और जो ज्योतिषी ने बाबर की हार का वर्णन किया था, उस ज्योतिषी को बाबर ने अपने दरबार में बुलाया और उसके कहा कौन सा ज्योतिषी था जिसने हमारी हार का वर्णन किया। तो उस बाबर ने उस ज्योतिषी का अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तो इस प्रकार से ज्योतिषी के सिर कटने से सेना में उत्साह का और माहौल बढ़ाया। तो इस प्रकार से ये जब युद्ध हुआ तो इसमें जो है बाबर खूब अपने उससे लड़ा। बाबर ने व्यूह रचना तैयार की, युद्ध की जो व्यूह रचना होती है उसको तैयार करके उसने पूरी तरह से दुश्मन के छक्के यानी दायां पक्ष बायां पक्ष अपनी सेना को लगा दिया और अपने जो तोपची थे उनको भी लगा दिया। और एक सेना जो उसने बाबर ने एक आराम करने के लिए छोड़ दी। जब एक सेना पूरी तरह से हार चुकी थी तो उधर राणा सांगा के सैनिक जो बाबर पर भारी पड़ रहे थे और बाबर की हार निश्चित थी, लेकिन बाबर ने जो अपनी सेना को कई हजार सैनिकों को आराम करने के लिए छोड़ दिया था और उनको जो है तुरंत ही जब बाबर की हार होने वाली थी तो उन सैनिकों को एकदम बाबर ने बुलाया और उन्हें एकदम यकायक राणा सांगा की सेना पर वार किया। राणा सेना जो सैनिक थे वो छक्के वक्के रह गए और उनको बुरी तरह से परास्त कर बाबर ने युद्ध का जो डंका था वो अपने नाम कर लिया, यानी ये युद्ध भी बाबर के नाम हुआ। तो इस प्रकार से बाबर ने भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना का जो सर्वोच्च स्थान, जो सर्वस्व जो दिया जाता है वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध बहुत शक्तिशाली था, बाबर इसमें भयभीत था, लेकिन देवी योग से बाबर की इसमें जीत हुई। राणा सांगा किसी प्रकार से भाग निकला रणक्षेत्र से और इस प्रकार से खानवा का युद्ध बाबर के पक्ष में। तो ये दूसरा युद्ध था। अब तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध
ये 1528 में हुआ है। और एक युद्ध और था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये उत्तर प्रदेश में ही घाघरा नदी पर है, नदी के पास में युद्ध हुआ था। ये 1529 में था, 29 ईस्वी में। इसमें मैदिनी राय, ये मैदिनी राय प्लस बाबर, बाबर के बीच हुआ। और ये भी युद्ध नुसरत शाह, जो बंगाल का शासक था, नुसरत शाह अफगान प्लस बाबर, इन दोनों युद्धों में भी बाबर की विजय हुई। यानी इन दोनों युद्धों में बाबर विजित किया। इस प्रकार से बाबर ने अपने नाम इन चारों युद्धों को करके भारत में मुग़ल वंश को स्थापित किया। यानी पूर्ण रूप से मुग़लों का जो इतिहास, यानी ये मुसलमान थे, वो 1526 से प्रारंभ माना जाता है। और 1857 जो क्रांति था, जो अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र देती है, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों द्वारा परास्त हुआ। और 1526 में बाबर से स्टार्ट होकर ये शासक थे। तो ये मैं बता देता हूँ कि मुग़ल वंश में कौन कौन शासक हुए, किन किन की स्थिति थी। तो ये बाबर ने अपने नाम युद्ध किए। तो इस प्रकार से मैं अब बताता हूँ कौन कौन से शासक हुए मुग़ल वंश में। ये पूरी की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मुग़ल कालीन शासक, मुग़ल शासक कौन कौन से। तो पहले सीरियल नंबर से बताता हूँ। नंबर 1 बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 अकबर, जहांगीर, सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं, सलीम, जहांगीर। पाँचवा खुर्रम, इसको शाहजहाँ कहा जाता है, शाहजहाँ। छठा औरंगजेब, औरंगजेब। सातवां बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, इसको मुअज्जम कहा जाता, मुअज्जम, मुअज्जम। मुअज्जम। उसके बाद जहांदार शाह है, जहांदार शाह है। फिर है फर्रुखसियर, उसके बाद रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला। नेक्स्ट रफ़ीउद्दराजत, रफ़ीउद्दराजत। 12वां मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय।
इसके बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, इसके बाद है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस प्रकार से मुगल वंश में ये शासक हुए हैं 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। ये मुगल वंश जो मैंने बताया बाबर से स्टार्ट होकर इसके बाद लास्ट बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1800 क्रांति में पकड़ा गया था और उसको भेज कर रंगून भेज दिया था, जहाँ ही उसकी वहीं मज़ार है उसकी। तो बाबर पहला शासक था, ये मैंने इसके बारे में बताया। दूसरा हुमायूं, हुमायूं और एक ऐसा शासक माना जाता है कि लेनपूर्ण एक इतिहासकार था, हुमायूं के बारे में उसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते उसके जीवन का अंत हो गया। अर्थात वो दीन पनाह जो उसकी राजधानी थी दिल्ली में, वहाँ अपनी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, चढ़ते हुए वो ऊपर से गिर गया और गिरते गिरते सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए उसके जीवन का अंत हो गया। बताते हैं हुमायूं ने बहुत भूल की। हुमायूं बाबर का पुत्र था, 1530 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुआ और इस प्रकार से इसका शासनकाल इसका तो 1526 से 1530 तक था और इसका जो काल था वो 1530 से लेकर 1556 और इसका अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक था। और दूसरा जहांगीर का जो पीरियड था वो 1605 से लेकर 1627 तक, शाहजहाँ का 1627 से लेकर 1658 तक, औरंगजेब का जो पीरियड था वो 1658 से लेकर 1707 तक था। और इसके बहादुर शाह का जफर जो था वो 1707 से लेकर 1712 तक, 1712 तक। जहांदार शाह का 1712 से लेकर 1717 तक, 1700 तक। इसके बाद 1717 फरुखसियर या 1707 से लेकर वर्षा प्रथम, ये जहांदार शाह का है 1712 से लेकर 1713 तक, 1713। अब 1713 से लेकर 1719 तक ये जो है इसका है फरुखसियर। रफ़ीउद्दौला का है 1719 से लेकर 1719 तक, ये 6-6 महीने में मर गए हैं। और इसके बाद इसका भी 1719 से लेकर 1719 तक, यानी 6-6 महीने ने राज्य किया है। अब मोहम्मद शाह 1719 से लेकर ये 1700 ये गया है 1761 तक। उसके बाद 1761 से ये 62 तक रहा है, 1762 तक।
तो इस प्रकार से इनका पीरियड था, इस प्रकार से इन्होंने शासन किया है। तो ये मुग़ल वंश में शासक हुए। तो हुमायूं जो था वो बड़ा ही उदार था, लेकिन वो रंगीलियों में मस्त रहता था, भांग धतूरा गांजा सभी चीज़ों का सेवन करता था, और इसलिए उसके शासनकाल को शेरशाह ने वो कर लिया था। जब शेरशाह पानीपत के युद्ध, चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ लड़ रहा था, यानी बाबर का एक प्रकार से नौकर था, सेनापति था, तो बाबर ने उसकी माथे की रेखाओं को पढ़ लिया था शेरशाह के। शेरशाह जो था बहुत चालाक था, तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा कि जीवन में एक बात ध्यान रखना कि आप शेरशाह से बच जाना। उसका जो पीरियड था 1540 से 1545 तक था, यानी 5 साल शासन कराया वो बीच में। यानी हुमायूं जो भाग गया था उसके बीच में 1500, यानी वो अफ़गान था, ये मुग़ल शासक थे, वो अफ़गान था, तो बीच में उनका शासन 5 साल रहा है। इसके बीच में जो हुमायूं जो था वो 40 में यहाँ से इंडिया से चला गया है और ईरान में दर दर की ठोकर खाता रहा था। 15 साल में वापस आया था, तब उसने गद्दी पर बैठा दोबारा। तो उसका माने कि जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना है, इस शेरशाह से बच जाना, क्योंकि शेरशाह असीम ज़्यादा शक्तिशाली है, होनहार है, इसके अंदर राजा के गुण विद्यमान हैं और एक दिन अवश्य राजा बनेगा। तो और वही हुआ जो बाबर ने भविष्यवाणी की थी। तो इस प्रकार से वही हुआ। वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जो अफ़गानों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई इस प्रकार से। तो इनको जो है वो देखेंगे और इसके बाद मैं आगे वो कराऊँगा। तो मुग़लों में अकबर एक महान शासक माना जाता है। अकबर का बारे में देखिए, अकबर की स्वयं नीति, अकबर की एक महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। अकबर ने अपने जीवन में, संसार में 3 शक्तिशाली हुए हैं, अकबर महान, सिकंदर महान, अशोक महान। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया, 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1575 में मनसाधारी प्रणाली चलाई, 1580 में प्रांतों का गठन किया, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की और 1561 में मालवा विजय की और 1601 में उसने खानवा को विजित किया, चित्तौड़ को विजित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध वो अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीत लिया, यानी हेमू पराजित हुआ। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जिसमें विक्रमादित्य कहा जाता है वो हेमू था, जिसको अकबर ने परास्त किया था। यानी वो हिंदू शाही वंश समाप्त हो जाता है, मुग़ल वंश प्रारंभ है इससे जो है। तो इस प्रकार से अकबर ने ही महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप ये करें, और ये मैंने आपको बताया, और काफ़ी मुग़लों का हिस्ट्री, पूरे मुग़ल शासक आपको बताए, तो इनको ध्यान रखें। और आगे जो टर्न लूँगा वो मुग़ल पीरियड और कराऊँगा। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।